हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं उदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, ठीक 10 बजने को हैं और मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूं आज के 10 ताज़ा तरीन खबरों को लेकर। मेरे मित्रों, आज खबरें तमाम हैं वो प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई खबरें हैं, आज संसद से जुड़ी हुई, मानसून सत्र से जुड़ी हुई खबरें हैं मेरे मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई खबरें हैं, कोरोना से जुड़ी हुई खबरें हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें हैं मेरे मित्रों। मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को मेरे मित्रों, आप सभी को मालूम है कि जो है टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे, यानी कि आज की ताज़ा तरीन खबरें मित्रों, खबरें हैं तमाम जिससे शायद आप हैं अनजान और हर खबरों का आपको लेना है संज्ञान मेरे मित्रों। इसीलिए मैं आप सभी के साथ बिना देर किए जुड़ता हूं, 10 बजे जुड़ता हूं, ठीक 10 बज चुके हैं मेरे मित्रों। और इसी के साथ आज की जो सबसे बड़ी खबर और पहली खबर है मेरे मित्रों, उससे मैं आप सभी को रूबरू कराऊंगा। आप सभी को मालूम है मेरे मित्रों कि कोरोना महामारी के बीच जो है संसद का मानसून सत्र चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भी राज्यसभा में चीन के मुद्दे पर जो है वो बोल सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है मेरे मित्रों, ऐसी खबरें आ रही हैं। और प्रवासियों की सुरक्षा पर सरकार बोली, फेक न्यूज़ की वजह से जो है वो भगदड़ मची थी मेरे मित्रों। मैं आप सभी को खबरों के विस्तार में जाऊंगा और बताऊंगा कि कोरोना महामारी के बीच संसद के पहले सत्र यानी मानसून का आज तीसरा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में भारत चीन सीमा विवाद पर बयान देंगे। इससे पहले मंगलवार को राजनाथ सिंह ने लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उधर प्रवासियों के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में फेक न्यूज़ की वजह से मजदूरों में भगदड़ मची थी मेरे मित्रों। आप सभी को बताऊं कि रक्षा मंत्री ने कल क्या कुछ कहा उसके बारे में बताऊं तो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गोला बारूद जमा करके हम भी तैयार हैं, ऐसा जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से कल संसद में कहा गया मेरे मित्रों। और क्या कुछ कहा गया उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा मेरे मित्रों। उससे समय हमारे साथ जो है अभी सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और तमाम मित्रगण जो है हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। इन सभी मित्रों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी साथियों का, आप सभी दोस्तों का जो है मैं अपने कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे मित्रों। मैं आगे बढ़ता हूं, आप सभी को बताऊं कि मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी बीते कल क्या कुछ हुआ उसके बारे में मैं जानकारी देता चलूँ आप सभी को। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा कि चीन ने एलएसी पर गोला बारूद जमा किया है, हम भी तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर जो है चल रहे तनाव के बारे में लोकसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी की स्थिति के मुताबिक चीन ने एलएसी और अरुणाचल में से लगे अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिक और गोला बारूद जमा कर रखे हैं। पूर्वी लद्दाख के गोगरा, कोंगका, लॉ और पेंगोंग सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर तनाव वाले कई इलाके हैं। इन इलाकों में हमारी सेना भी जो है वो जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैनात है, तैयार है। और हालांकि विपक्ष जो है वो सीमा विवाद के मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है और कांग्रेस ने बोलने का मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को लोकसभा से वॉकआउट भी किया था। चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस भी दिया है मेरे मित्रों। आप सभी को बताऊं कि मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि सोमवार को एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में घर लौटते वक्त हादसों में कितने प्रवासी मजदूर मारे गए इसका कोई आंकड़ा नहीं है। प्रवासियों से ही जुड़े एक दूसरे सवाल के जवाब में मंगलवार को कहा गया कि मार्च में जो है लॉकडाउन के वक्त फेक न्यूज के चलते बड़ी संख्या में प्रवासियों का मूवमेंट हुआ था। ये मेरे मित्रों सरकार की तरफ जो है संसद में जवाब के तौर पर दिया गया, जो बातें कही गई वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और इस बीच मैं आप सभी को ये भी बताता चलूँ कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय ने लोकसभा में लिखित में सवाल पूछा था कि 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के पहले सरकार ने प्रवासियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए और हजारों मजदूर घरों को लौटने को मजबूर क्यों हुए। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि फेक न्यूज़ के चलते लोगों के मन में खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई और दूसरी जरूरी सुविधाओं को लेकर चिंता थी, इसलिए भगदड़ मची थी। मेरे मित्रों, आप सभी को बताता चलूं कि बॉलीवुड का ड्रग्स विवाद भी संसद में पहुंचा, उस पर भी बातचीत हुई, चर्चा हुई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड में उठा ड्रग्स विवाद अब जो है संसद में भी बड़ी बहस में बदलता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सांसद रवि किशन ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स पर जो है वो ड्रग्स का शिकंजा कस चुका है। और इस पर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद जो है वो जया बच्चन ने मंगलवार को कहा कि बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों को उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए जिससे उनका पेट भरता है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ जो है
मैं आप सभी को बताऊं कि जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की सांसद राज्यसभा में जया बच्चन ने जो कुछ भी कल बयान दिया है उससे शिवसेना जो है मेरे मित्रों बहुत खुश है। और उसने जो है अपने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, तारीफ में लिखा है जया बच्चन के कि आप बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। मेरे मित्रों क्या कुछ है, खबरों के विस्तार में जाऊंगा, आप सभी को बताऊंगा कि जो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, उन्होंने संसद में दिए गए बयान से जो है उनके संसद में दिए गए बयान से शिवसेना खुश नजर आ रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र के संपादकीय में जया बच्चन की तारीफ की है और कहा है कि वह अपने बेबाकी और सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है। जया बच्चन ने कहा था कि जिन लोगों ने सिनेमा जगत से नाम और पैसा सब कुछ कमाया वे अब इस क्षेत्र को गटर की उपमा दे रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बुधवार को शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि हिंदुस्तान का जो है सिने जगत पवित्र गंगा की तरह निर्मल है, ऐसा दावा कोई नहीं करेगा। मगर जैसा कि कुछ टीन पार्ट कलाकार दावा करते हैं कि सिने जगत जो है गटर है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जया बच्चन ने संसद में इसी पीड़ा को व्यक्त किया है। जिन लोगों ने सिनेमा जगत के से जो है पैसा, नाम और पैसा सब कुछ कमाया, वे अब इस क्षेत्र को गटर की उपमा दे रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जया बच्चन ने ये विचार जितने महत्वपूर्ण हैं मेरे मित्रों उतने ही बेबाक भी हैं। ये जो है सामना की तरफ से लिखा गया है कि जया बच्चन कि ये विचार जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही बेबाक भी हैं। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ऐसे लोगों पर जया बच्चन ने हमला किया है। जया बच्चन सच बोलने और बेबाकी के लिए प्रसिद्ध है। मेरे मित्रों आगे जो है सामना में लिखा गया है कि जया बच्चन ने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को कभी छुपाकर नहीं रखा। महिलाओं पर अत्याचार के संदर्भ में उन्होंने संसद में बहुत भावुक होकर आवाज उठाई है। ऐसे वक्त जब सिने जगत की बदनामी और धुलाई शुरू है, अक्सर तांडव करने वाले अच्छे खासे पांडव भी जुबान बंद किए बैठे हुए हैं, मानो वे किसी अज्ञात आतंकवाद के साये में जी रहे हैं और कोई उन्हें उनके व्यवहार और बोलने के लिए पर्दे के पीछे से नियंत्रित कर रहा है। ऐसे में जया बच्चन की बिजली कड़कड़ाई है, ऐसा जो है वो सामना के में लिखा गया है। मेरे मित्रों शिवसेना ने सामना में आगे कहा है कि मनोरंजन जगत में जब लाइट कैमरा एक्शन बंद है, लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए हमें यानी कि मतलब बॉलीवुड को जो है वो सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है, ऐसा जया बच्चन ने कहा है। कुछ अभिनेता अभिनेत्रियां ही पूरा बॉलीवुड नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ लोग को अनियंत्रित वक्तव्य दे रहे हैं, यह सब घृणास्पद है। सिने जगत के छोटे बड़े हर कलाकार या तकनीशियन मानो ड्रग्स के जाल में अटके हुए हैं, 24 घंटे वे गांजा और चीलम पीते हुए दिन बिता रहे हैं। ऐसा बयान देने वालों की डोपिंग टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुतों के खाने के और दिखाने के और दांत हैं, खाने के और दिखाने के और दांत है, ऐसा जो है वो शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया है। मेरे मित्रों और मुखपत्र में और क्या कुछ कहा गया उसके बारे में आप सभी को बताता चलूं तो आगे लिखा गया है कि अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देव आनंद, पूरा कपूर खानदान, वैजयंती माला से लेकर हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित से लेकर ऐश्वर्या राय तक एक से एक बढ़िया कलाकारों ने यहाँ योगदान दिया है। बॉक्स ऑफिस को हमेशा चलायमान रखने के लिए आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे खान लोगों की मदद हुई ही है। ये सारे लोग जो है सिर्फ गटर में लेटते थे और ड्रग्स लेते थे, ऐसा दावा कोई कर रहा होगा तो ऐसी बकवास करने वालों का मुंह पहले सूंघना चाहिए। खुद गंदगी खाकर दूसरों के मुंह को गंदा बताने का काम चल रहा है, इस विकृति पर ही जया बच्चन ने हमला किया है। मेरे मित्रों शिवसेना ने कहा है कि हॉलीवुड के बराबर जो है बॉलीवुड का नाम लिया जाता है, लेकिन उद्योग क्षेत्र में जैसे टाटा, बिरला, नारायण मूर्ति और अजीम प्रेम जी हैं, वैसे ही नीरव मोदी और माल्या भी हैं। सिनेमा जगत के बारे में भी ऐसा ही कहना होगा, सब के सब गए गुजरे हैं, ऐसा कहना सच्चे कलाकारों का अपमान साबित होता है। जया बच्चन ने इसी आवाज़ को उठाकर सिनेमा जगत की नींद तोड़ी है, इससे कितने लोगों का कंठ फूटेगा देखते हैं। तो ये मेरे मित्रों बड़ी बात कही गई है सामना में, और स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है एक तरह से जो कंगना रनौत है उनको लेके या फिर जो ड्रग्स मामला है उनको लेके ये बातें मेरे मित्रों कही गई है। मैं मित्रों आगे बढ़ूंगा और आज की तीसरी बड़ी खबर जो है उसकी तरफ बढ़ूंगा, और खबर यह है कि बिहार को मोदी सरकार का चुनावी तोहफा मिला है। पटना के बाद अब दरभंगा में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो है वो बनेगा। मेरे मित्रों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार राज्य को बड़े तोहफे दे रही है, और बीते कल मेरे मित्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं केंद्र सरकार से भी दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स अस्पताल की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, और इसकी मांग जो है लंबे समय से हो रही थी। आज इसको केंद्र की ओर से मंजूरी मिलना बिहार के लिए बड़ा तोहफा है। मेरे मित्रों बिहार के पटना के बाद दरभंगा में अब एम्स खुलेगा, इसको बनाने
बनाने के लिए की जो है कुल लागत 1264 करोड़ रुपए होगी और अनुमोदन की तारीख में 48 महीने यानी कि अनुमोदन की तारीख से 48 महीने के अवधि के भीतर जो है पूरा होने की संभावना है इसको। और बताया जा रहा है कि दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा और इसके शुरू होने से उत्तर बिहार की जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो इससे पहले दरभंगा एम्स के लिए वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। इसकी मांग जो है बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली से की थी और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार दौरे पर आए अरुण जेटली ने इस प्रोजेक्ट पर सहमति जताई थी। हालांकि अरुण जेटली के निधन के बाद यह प्रोजेक्ट अधर में लटक गया था। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है जिन योजनाओं का कल उद्घाटन किया गया उनमें पटना शहर के बेउस और करमली चक में जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा अमृत योजना के तहत सिवान और छपरा में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स जो है परियोजनाएं जो है वो शामिल हैं। ये मेरे मित्रों तीसरी बड़ी खबर थी। और चौथी खबर की तरफ बढ़ूंगा तो आप सभी को बताता चलो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और जो एनडीए में घटक दल है जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तनातनी अभी भी चल रही है मेरे मित्रों। और इसी बीच जो है लोक जनशक्ति पार्टी की आज अहम बैठक होने वाली है और इसमें जो है पार्टी के सभी सांसदों को बुलाया गया है। मित्रों, खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। इसमें पार्टी के सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह बैठक बुलाई है। लोक जनशक्ति पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि बैठक में पार्टी की बिहार इकाई के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा कि उसे 243 सदस्यीय विधानसभा के जो है चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। राज्य से जो है लोकसभा में लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सदस्य हैं और राज्यसभा में 1 सदस्य और इसके संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान है। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि लोक जनशक्ति पार्टी को यह भी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 प्रमुख दलों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक के समय जो है तक स्पष्टता आ जाएगी। और लोक जनशक्ति पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि राज्य में पार्टी की स्थिति को कमजोर करने का कोई भी प्रयास जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जाएगा। और उन्होंने बताया कि जनता दल यूनाइटेड लोक जनशक्ति पार्टी को नीचा दिखाने का काम कर रही है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के दलित नेता जीतन राम मांझी के साथ हाथ मिलाने के फैसले का हवाला दिया, जिनका लोक जनशक्ति पार्टी पर निशाना साधने का इतिहास रहा है। और लोक जनशक्ति पार्टी का आधार मुख्य रूप से दलित वर्ग है मेरे मित्रों। और मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को यह भी बताऊंगा कि इस बीच नीतीश कुमार ने शनिवार को अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगियों के बीच जो है वो सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जो जगत प्रसाद नड्डा है उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। आप सभी को बताता चलो मेरे मित्रों कि जगत प्रकाश नड्डा है वो 2 दिन के बिहार दौरे पे आए थे। उनके साथ जो है बिहार चुनाव प्रभारी जो बिहार के बनाए गए हैं बीजेपी के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो भी साथ में आए थे। और इसी दौरान जो है बैठक हुई थी नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा की और उसमें ये माना जा रहा था कि तय हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, यानी जनता दल यू कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी को जो है कितनी सीटें मिलेंगी। इस पे ऐसा बोला जा रहा था कि साफ हो गया है। लेकिन मेरे मित्रों, अब जो है चूंकि आज जो है बैठक है महत्वपूर्ण एलजेपी की, उसके बाद क्या कुछ होता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। मैं आप सभी को अवश्य ही उससे अवगत कराऊंगा। इसी के साथ आगे बढ़ूंगा मेरे मित्रों, लेकिन उससे पहले अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे साथ जो है अजय सिंह जुड़ गए हैं और सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। आप जैसे तमाम मित्रगण हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप सभी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। आज की जो है 5वीं खबर है उसके बारे में बताते हैं। और 5वीं खबर भी मेरे मित्रों बिहार से ही जुड़ी हुई है और खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन से ने जो है वो बिहार के 12 जो छोटे दल हैं उनका चुनाव चिन्ह नए सिरे से आवंटित किया है और जीतन राम मांझी को कड़ाही का सिंबल मिला है मेरे मित्रों। चुनाव आयोग ने 12 दलों को नया चुनाव चिन्ह जो है आवंटित किया है और जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको कड़ाही दिया गया है। बाकी 12 दलों को क्या कुछ चुनाव चिन्ह मिला है मेरे मित्रों उसके बारे में आप सभी कुछ बताता चलो।
और खबरों के विस्तार में जाऊंगा मित्रों। आज सभी को बताऊंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग ने 12 राजनीतिक पार्टियों को नए चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। अब ये पार्टियां अपने पुराने चुनाव चिन्हों पर वोट नहीं मांग सकेंगी और चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को अब कड़ा ही चुनाव चिन्ह आवंटित किया है मेरे मित्रों। वहीं पे पप्पू यादव की जो जन अधिकार पार्टी है उसको कैंची चिन्ह जो है दिया गया है। और इन दोनों पार्टियों के अलावा चुनाव आयोग ने जनतांत्रिक लोकहित पार्टी को टेलीविजन, जनता दल राष्ट्रीय को डोली, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को चप्पल, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी को कैरम बोर्ड और भारतीय लोक नायक पार्टी को जो है रोड रोलर, राष्ट्रीय जन पार्टी को बैट बल्ला क्रिकेट वाला बैट और राष्ट्रीय जन विकास पार्टी को बेबी वॉकर और हिंदुस्तान संपूर्ण आज़ाद पार्टी को बैलून, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय को जो है दूरबीन और मजदूर एकता पार्टी को हैंड कार्ड जो है वो चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया है मेरे मित्रों। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि बिहार को मोदी सरकार का चुनावी तोहफा मिला है। पटना के बाद अब जो है दरभंगा में एम्स की स्थापना होगी। इसके बारे में मैंने मित्रों आप सभी को बता दिया है। इसमें क्या कुछ थोड़ी सी जानकारी और सभी को मैं देना चाहूँगा बिहार के बारे में। और खबर यह है मेरे मित्रों कि बिहार की राजनीति से बिहार विधानसभा चुनाव होना है मेरे मित्रों। इस बीच जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की उच्च स्तर टीम ने मंगलवार को भागलपुर और बोधगया में 19 जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ मीटिंग की। इसके बाद पटना में भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और भारत निर्वाचन आयोग की इस टीम ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो निर्देश दिया है कि चुनावी बैठकों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिना मास्क के कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाए और कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। मित्रों आप सभी को बता दें कि इन पार्टियों के पहले दूसरे चुनाव चिन्ह थे। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जो पिछली खबर थी मेरे मित्रों उसके बारे में मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि उसमें खबर ये भी है कि जो 12 पार्टियों के जो चुनाव चिन्ह नए दिए गए हैं उनमें जो जीतन राम मांझी की जो पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसको अब कड़ाही दी गई है, इससे पहले उनका चुनाव चिन्ह टेलीफोन था। और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का चुनाव चिन्ह हॉकी था। बिहार के 243 मेरे मित्रों बिहार की जो कुल 243 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं और मौजूदा विधानसभा का कार्यक्रम 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है मेरे मित्रों, लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि बिहार से जो दो दलीय सदस्य जो दो लोग गए थे भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से, जिन्होंने 2 दिन बिहार में रह के वहाँ की स्थिति का जायजा लिया, वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, अब ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, अगली खबर की तरफ बढ़ूंगा, छठी खबर की तरफ बढ़ूंगा। और छठी खबर जो है मेरे मित्रों वो भी बिहार से जुड़ी हुई है। हालांकि वो पूरे देश की खबर है मेरे मित्रों, वो रेलवे से जुड़ी हुई खबर है, वो आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है, उस पर मैं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने मित्रों का धन्यवाद करूंगा एक बार फिर से। हमारे साथ नागेश्वर से जुड़ गए हैं, ये झारखंड से हैं, बेरमो खुसरो बोकारो से है। ये अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, औरंगाबाद से हैं, और सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं मेरे मित्रों। आप सभी मित्रों का, दोस्तों का, साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को ये बताऊंगा कि बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार प्रदेश पर मेहरबान नजर आ रही है। यही वजह है कि 21 सितंबर से शुरू हो रही है 20 जोड़ी ट्रेनों में से 12 जोड़ी सिर्फ बिहार से हैं और चुने हुए रूट पर ही ये 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलेंगी। ये ट्रेन जो है श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। वर्तमान में फिलहाल 310 ट्रेनें मेरे मित्रों चल रही हैं। और आप सभी को ये भी बताता चलूं कि सभी विशेष ट्रेनों के परिचालन की निगरानी की जाएगी और यहाँ जहाँ की भी ट्रेन की मांग होगी वहाँ वेटिंग लिस्ट होगी। ऐसा पहले कहा जा रहा था मेरे मित्रों, पहले ये बताया जा रहा था कि सभी विशेष ट्रेनों के परिचालन की निगरानी की जाएगी और जहाँ की भी ट्रेन की मांग होगी या वेटिंग लिस्ट होगी वहाँ एक्चुअल ट्रेन से पहले एक क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। और रेलवे के अनुसार 21 सितंबर से चलने जा रही
ट्रेनों में जो 19 जोड़ी ट्रेनों का किराया जो है वो हमसफर एक्सप्रेस के समान लिया जाएगा और सभी ट्रेनों की अग्रिम रिजर्वेशन अवधि 10 दिनों की होगी मेरे मित्रों। और आप सभी को ये भी बताता चलो कि रेल मंत्रालय के अनुसार ये ट्रेनें बिहार के कुछ जिलों के साथ अन्य स्थानों के लिए भी चलेंगी। ये ट्रेनें जो है सहरसा से नई दिल्ली और नई दिल्ली से सहरसा, ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों कहाँ कहाँ से ट्रेन चलेगी। तो ये जो है ट्रेनें जो है वो सहरसा से नई दिल्ली और फिर नई दिल्ली से सहरसा, राजगीर से नई दिल्ली और फिर नई दिल्ली से राजगीर, दरभंगा से नई दिल्ली और फिर नई दरभंगा से दिल्ली, मतलब ये फेरे लगाएंगी। उसके बाद जो है नई दिल्ली से दरभंगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर से दिल्ली और दिल्ली से मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जो कि पटना में है। राजेंद्र नगर एक स्टेशन है मेरे मित्रों, वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली और फिर नई दिल्ली से राजेंद्र नगर, कटिहार से दिल्ली और फिर दिल्ली से कटिहार, वही ट्रेन लौटेगी। उसके बाद सिकंदराबाद से दानापुर और फिर दानापुर से सिकंदराबाद, अहमदाबाद से दरभंगा और फिर दरभंगा से अहमदाबाद, बेंगलुरु से दानापुर और फिर दानापुर से बेंगलुरु, सूरत से छपरा और छपरा से सूरत, अहमदाबाद से पटना और पटना से अहमदाबाद के लिए ये ट्रेनें चलेंगी। तो ये बिहार की ट्रेनें हैं मेरे मित्रों जो इसको चलाने की बात कही जा रही है 21 सितंबर से। इसके अलावा जो है न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर और अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी, जयनगर से अमृतसर, फिर अमृतसर से जयनगर, वाराणसी से नई दिल्ली और नई दिल्ली से वाराणसी, बलिया से दिल्ली और दिल्ली से बलिया, लखनऊ से नई दिल्ली से लखनऊ, वास्को से निजामुद्दीन और निजामुद्दीन से वास्को, यशवंतपुर से निजामुद्दीन और निजामुद्दीन से यशवंतपुर, उसके बाद अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद, बांद्रा से अमृतसर और अमृतसर से बांद्रा के बीच भी ट्रेनें चलाई गई हैं। तो ये मेरे मित्रों बड़ी खबर थी जो कि ट्रेनों से लेकर जुड़ी हुई थी, आम आदमी से जुड़ी हुई थी। अब आज की मेरे मित्रों बड़ी खबर और सातवीं खबर की तरफ बढ़ूंगा जो कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़ी हुई खबर है। इसमें खबर यह है मेरे मित्रों कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स एंगल पर जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का पड़ताल जारी है। और एनसीबी सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह को आज यानी कि आज बुधवार है मेरे मित्रों, आज जो है वो पेश होने को कहा है। आज उनसे पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने मंगलवार को खुद यह जानकारी दी। और मित्रों आप सभी को बता दूं कि ईडी जो है यानी कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है, इसकी जांच में भी दोनों का नाम सामने आए थे और रिया की जया शाह के साथ ड्रग्स चैट्स भी ईडी को मिली थी। श्रुति मोदी रिया के पूर्व मैनेजर हैं जबकि जया शाह जो है सुशांत, रिया और सौविक के करीबी हैं। आप सभी को बताता चलो मेरे मित्रों कि एनसीबी ने 26 अगस्त को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती, गौरव आर्या, रिया के मैनेजर जया शाह और श्रुति मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया यानी बीते कल जो है मंगलवार को। और एनसीबी जो है एनसीबी ने जो है वो ड्रग पैडलर क्रिस कोस्टा और सूर्यदीप को मुंबई से गिरफ्तार किया। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने क्रिस कोस्टा को 17 सितंबर तक तो वहीं ड्रग पैडलर सूर्यदीप को 18 सितंबर तक जो है एनसीबी के हिरासत में भेजा है। और मेरे मित्रों आप सभी को बताता चलो कि मामले में अब तक कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको ये भी बताता चलो मेरे मित्रों को सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े इस ड्रग मामले में अब तक 18 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसका भाई जो है वो सौविक चक्रवर्ती प्रमुख है और दोनों ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूल कर चुके हैं और अभी जेल में है। वहीं कल जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के बाद एनसीबी द्वारा 6 लोगों जो है वो पकड़े गए थे। और मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, कोरोना की बात कर लूंगा। देश में कोरोना की महामारी मेरे मित्रों लगातार पैर पसार रही है और कोरोना वायरस प्राणघातक कोरोना वायरस जो है वो लोगों को संक्रमित कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है मेरे मित्रों। और खबर यह है मेरे मित्रों कि देश में अब तक जो है 50,18,034 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों कि अब हमारे देश में जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 लाख को पार कर गई है मेरे मित्रों। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देश में अब तक 50,18,034 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर जो है 91,096 नए मरीज बढ़े हैं। और राहत की बात यह है मेरे मित्रों इस बीच कि अब तक 39,39,111 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते कल की बात करूंगा मेरे मित्रों मंगलवार को तो रिकॉर्ड जो है 82,844 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। ये अब तक का ठीक होने वालों की संख्या में सबसे ज़्यादा है मेरे मित्रों। इसके पहले 11 सितंबर को 81,455 लोग ठीक हो चुके हैं और कल जो है मेरे मित्रों ठीक हुए 82,844 लोग। और इसी के साथ रिकवरी रेट भी 2 दिनों में 0.45% से यानी 0.45% की बढ़ोतरी के साथ जो है
78.84% हो गई है, जो कि रिकवरी रेट है। एक बार फिर बताऊंगा कि रिकवरी रेट 2 दिनों में 0.45% की बढ़ोतरी के साथ अब जो है 78.45% हो गई है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को ये भी बताऊंगा कि अब मरने वालों की संख्या अपने देश में जो है भारतवर्ष में ही सिर्फ 82,000 से ज़्यादा हो गई है। और मित्रों, मैं बताऊं कि संक्रमण के चलते मरने वालों की संख्या 82,000 से अधिक हो गई है। अब तक 82,091 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। और मंगलवार को 1,283 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। और अभी 9,96,122 मरीज ऐसे भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। मेरे मित्रों, भारत में हर 10 लाख में से 82,000 लोगों की जांच हो रही है और इनमें से 3500 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। संक्रमितों के बढ़ने की अगर यही रफ्तार रही तो अक्टूबर तक अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज भारत में होंगे। और यहाँ अभी हर रोज औसतन 90,000 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस हिसाब से देखें मेरे मित्रों तो 31 अक्टूबर तक 90 लाख मरीज और संक्रमण से मरने वालों की संख्या जो है वो 95,000 तक पहुंच सकती है। और दिसंबर तक मरीजों की संख्या 1.5 करोड़ और मरने वालों की संख्या 1,84,000 से ज़्यादा हो सकती है। मेरे मित्रों, ये जो है आंकड़े बता रहे हैं। और मेरे मित्रों, हमारे साथ जो कुछ मित्रगण और जुड़ गए हैं उनका मैं धन्यवाद कर दूं तो हमारे साथ जो है सत्येंद्र नारायण सिंह जुड़ गए हैं, हमारे साथ सुमित सुरही जुड़ गए हैं, नागेश्वर सिंह जुड़ गए हैं, अजय सिंह जुड़ गए हैं और सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। आप सभी मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मेरे मित्रों, आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, लाइक्स कमेंट्स करते हैं। मेरे मित्रों, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं कोरोना की बात कर रहा था, थोड़ी और जानकारी दूंगा आप सभी को। तो भारत में अभी हर रोज जो है औसतन 90,000 मामले बढ़ रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो दिसंबर तक 1.5 करोड़ का आंकड़ा छू सकता है। और देश में अभी हर रोज जो है 1,000 मौतें हो रही है, 1,000 से ज़्यादा मौतें हो रही है मेरे मित्रों। और इस रफ्तार से दिसंबर तक 1,84,000 लोग जान गंवा सकते हैं कोरोना की वजह से। इसमें आगे बढ़ूंगा मेरे मित्रों और आप सभी को यह भी बताऊंगा कि पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखो तो दुनिया में सबसे ज्यादा 21.8% मरीज भारत में ही मिले हैं। 15 जून को देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,43,070 थी, जो 15 सितंबर तक बढ़कर जो है 50,18,000 से ज्यादा हो गई। और इन 3 महीनों में 46,74,964 नए संक्रमित बढ़े। इस दौरान अमेरिका में जो है वो 21.4% और ब्राजील में 16.4% मरीज बढ़े हैं। और पिछले 1 महीने का आंकड़ा देखें मेरे मित्रों तो इस दौरान देश में जो है 24,28,825 संक्रमित बढ़े हैं मेरे मित्रों। और ये दुनिया में 1 महीने में मिले कुल संक्रमितों का 30.8% हिस्सा है। और पिछले 1 हफ्ते में मिले संक्रमितों पर नजर डालें मेरे मित्रों तो दुनिया में सबसे ज्यादा 36.9% मरीज जो है वो यही यानी भारत में मिले हैं। और इस दौरान अमेरिका में 13.7% और ब्राजील में 10.9% संक्रमित पाए गए हैं। यानी हमारे यहाँ बहुत तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है मेरे मित्रों। मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 1,000 मरीज प्रतिदिन जो है कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं। आप समझ सकते हैं मेरे मित्रों कि ये आंकड़ा कितना भयावह हो सकता है अगले कुछ दिनों में। खैर मित्रों, आगे बढ़ूंगा और आप सभी को ये बताऊंगा कि इस बीच जो है राहत की बात यह है, शुक्र यह है कि 50 लाख संक्रमितों में से 39 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। और अभी 10 लाख संक्रमित ऐसे हैं जिनका इलाज देश के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। और देश में संक्रमितों की ठीक होने की दर जो है 78% से ज़्यादा हो गई है मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आप सभी को। और मतलब यह है कि 100 मरीज में से तकरीबन 78-79 लोग जो है वो ठीक हो जा रहे हैं। और अमेरिका में रिकवरी दर जो है भारत से बहुत कम है मेरे मित्रों, वहाँ 59.68% है। और अमेरिका में जो है मेरे मित्रों 100 मरीजों में से 59 मरीज ठीक हो रहे हैं, जबकि हमारे देश में 100 में से 78 मरीज ठीक हो रहे हैं। तो ये थी मेरे मित्रों बड़ी खबर, जो कि कोरोना से थोड़ी सी और है इसमें खबर, वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। और ये खबर ये है मेरे मित्रों कि 30 जनवरी को पहला केस भारत में आया था। उसके बाद से 109 दिन बाद देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा था। बाकी 9 लाख मामले 69 दिनों में मिले। और फिर मरीजों का यह आंकड़ा 10 से 20 लाख होने में 21 दिन और 20 से 30 लाख होने में 16 दिन लगे। और इस बार जो है 30 से 40 लाख केस होने में मेरे मित्रों 13 दिन लगे। और 40 से 50 लाख संक्रमित मिलने में 11 दिन लगे हैं। मतलब ये दिन जो है मेरे मित्रों लगातार घटते जा रहे हैं। मैंने हमारे यहाँ जो है वो
कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक बार फिर से बताऊंगा मेरे मित्रों कि पहला मामला हमारे देश में 30 जनवरी को आया था और 109 दिन बाद जो है देश में भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पहुंचा था और बाकी 9 लाख मामले जो है 69 दिन में मिले। फिर मरीजों का ये आंकड़ा 10 से 20 लाख होने में 21 दिन लगा, 20 से 30 लाख यानी 10 लाख और बढ़ने में जो है 16 दिन लगे। उसके बाद इस बार यानी कि 30 से 40 लाख केस होने में 13 दिन और 40 से 50 लाख मामले होने में, संक्रमितों की संख्या होने में मेरे मित्रों सिर्फ और सिर्फ 11 दिन लगे हैं। और इसी रफ्तार से अगर हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती रही मेरे मित्रों तो आप समझ सकते हैं क्या भयावह स्थिति होगी। और अब तक मेरे मित्रों देश में 5.90 यानी कि 5 करोड़ 90 लाख जो है वो से ज़्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। इसमें 8.47% लोग संक्रमित पाए गए। वहीं अमेरिका में 50 लाख मामले में सबसे कम 119 दिन में बढ़ गए थे। और मेरे मित्रों ये जो है बड़ी खबरें थी कोरोना से जुड़ी हुई जो आप सभी को बताना था। कोरोना मेरे मित्रों बहुत तेज़ी से हमारे देश में कोरोना महामारी बढ़ रही है, कोरोना वायरस का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से हमेशा अनुनय विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप जो है इससे बचिए, जो भी हर संभव कोशिश हो कीजिए। गृह मंत्रालय की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए, आपके राज्य सरकारों की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं या फिर जिला प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए उसका आपको जो है पालन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है, हाथों को साबुन पानी से धोते रहना है, खाने में हमेशा गर्म खाना खाइए, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहिए मेरे मित्रों, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, मास्क का उपयोग अवश्य करिए, 2 गज की दूरी रखिए। ये तमाम बातें याद रखना है मेरे मित्रों अगर कोरोना से बचना है तो। अब मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और एक जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है वो मैं आप सभी को दूंगा। और इसमें खबर यह है मेरे मित्रों कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासा ये हुआ है कि देश की राजधानी में रहने वाले 42% लोगों का महीने का खर्च 10,000 रुपये से कम है मेरे मित्रों। ये दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली जो है वहाँ की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके बारे में मैं अगली खबर में आप सभी को बताने वाला हूँ। और उसमें खुलासा ये हुआ है मेरे मित्रों कि देश की राजधानी दिल्ली में जो है वो रहने वाले 42% ऐसे लोग हैं जिनके एक महीने का खर्च सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये है, यानी 10,000 रुपये से भी कम है। मित्रों आगे बढ़ूंगा लेकिन उससे पहले अमरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे गांव के हैं, मेरे छोटे भाई हैं। अमरेंद्र भाई हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे से जुड़े हैं, मेरे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, मेरे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अपने कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अमरेंद्र भाई, सत्येंद्र नारायण सिंह आपका स्वागत करता हूं मैं, सुमित सिरोही आपका स्वागत करता हूं, नागेश्वर सिंह जी आपका स्वागत करता हूं, अजय भाई आपका स्वागत करता हूं, सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी मैं हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और इसी के साथ आगे बढ़ता हूं मेरे मित्रों। और खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 42.59% लोगों का मासिक खर्च जो है 10,000 रुपये से कम है। वहीं 50,000 से अधिक खर्च करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 1.66% है। ये जानकारी जो है वो दिल्ली सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की फाइल रिपोर्ट में सामने आई है। मेरे मित्रों ये सर्वेक्षण दिल्ली सरकार ने नवंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच कराया है। और ये रिपोर्ट जो है 20,05,000 घरों और 1 करोड़ 2 लाख जनता के सर्वे पर तैयार की गई है। मेरे मित्रों मैं एक बार फिर से बताऊं कि यह सर्वेक्षण जो है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से कराया गया है। नवंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच कराया गया है। और ये रिपोर्ट जो है वो 20,05,000 घरों और 1 करोड़ 2 लाख आम जनता के सर्वे पर तैयार की गई है। और रिपोर्ट के अनुसार 10,000 से 25,000 रुपये खर्च करने वाले लोगों की संख्या 47.31% है। और 25 से 50,000 खर्च करने वाले लोग जो है वो 8.44% लोग हैं मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिर्फ 21.27% घरों में कंप्यूटर और लैपटॉप है। इनमें से जो है 80.12% घर में ही इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग होता है। और सर्वे के अनुसार दिल्ली में 93.83% के पास लोगों के पास जो है मोबाइल फ़ोन है। यानी दिल्ली में जो है वो तकरीबन
100% तो नहीं कहिए, 7-8% कम है, यानी कि 6% कम है। यानी कि दिल्ली में जो है 93.83% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। वहीं 2.32% के पास मोबाइल और लैंडलाइन दोनों फ़ोन उपलब्ध हैं। मेरे मित्रों, आगे बढ़ूंगा और आप सभी को यह भी बताऊंगा कि दिल्ली में 66.63% के लोगों के पास जो है अपना मकान है, जबकि 32.38 किराए पर रहते हैं। सबसे ज़्यादा किराएदार जो है एनडीएमसी में करीब 62% है। वहीं सबसे अधिक अपना मकान रखने वालों की आबादी शाहदरा जिले में है, जो 76.37% है। वहीं पूर्वी निगम क्षेत्र में जो 29.33, उत्तरी में 29.82 और दक्षिणी में 38.1% किराए के मकान में रहते हैं लोग दिल्ली में। मेरे मित्रों, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। इसी के साथ मेरे मित्रों आगे बढ़ूंगा और आप सभी को ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ 1% खुले शौच जाते हैं अभी भी दिल्ली में लोग जो है वो। मतलब दिल्ली देश की राजधानी है मेरे मित्रों, लेकिन अभी भी 1% लोग जो है वो खुले में शौच करते हैं दिल्ली में के लोग जो है वो। और ये जो है रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में मेरे मित्रों अभी भी 1% लोग खुले में शौच करते हैं। सर्वे के अनुसार दिल्ली के 93.34% घरों के परिसर में शौचालय उपलब्ध है और घर के परिसर में शौचालय की सुविधा सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट जिले में 98.22% है मेरे मित्रों। और इसी के साथ आप सभी को यह भी बताऊंगा कि दिल्ली में जो है 82% लोगों के घर तक पानी पहुंचता है। दिल्ली में 70.98% को नल से घर के अंदर पानी मिलता है और दिल्ली में जो है 18.6% लोगों को अभी भी नल से पानी नहीं पहुंचाया जाता, नहीं पहुंच पाया है। मतलब अभी भी जो है दिल्ली में 18.6% ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी नल से पानी नहीं पहुंच पाया है और 7.76% बॉटल से पानी मंगाते हैं। 4.42% लोग जो है वो ट्यूबवेल का पानी पीते हैं, मिलता है उनको ट्यूबवेल का पानी, और 5.04% को टैंकर से पानी सप्लाई होती है अभी भी। ये मैं दिल्ली की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मेरे मित्रों। और जो सर्वे जो है राज्य सरकार की तरफ से करवाया गया उसके अनुसार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 40.78% घरों को राशन कार्ड जारी किया है। इनमें से 85.98% ही राशन कार्ड से राशन लेते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्व दिल्ली के राशन कार्डधारी जो है राशन दुकान से राशन लेते हैं और इनका प्रतिशत जो है 90.74% है मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 6.59% लोगों के पास कोई वाहन नहीं है। दिल्ली में 51.78% लोगों के 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है और इनमें से 40.35% के पास जो है वो 2 पहिया है। वही 4.34% के पास 4 पहिया वाहन है। 6.59% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों वाहन उपलब्ध है मेरे मित्रों। तो ये जो है बड़ी खबर थी मेरे मित्रों, आप सभी को बताना जरूरी था। ये खबर थी आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी हुई, जो कि दिल्ली की जो है अरविंद केजरीवाल सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कराया था नवंबर 2018 से नवंबर 2020 के बीच में। उसमें ये खुलासे हुए हैं। अब मेरे मित्रों महंगाई की बात कर लूँगा। आप सभी को मालूम है कि देश में क्या हाल है। अभी जो है सब्जियों के दाम बहुत महंगे हो गए, कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। उस पर क्या कुछ खबर है मेरे मित्रों, उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो आप सभी को बिना देर किए मैं खबरों के विस्तार में जाऊं मेरे मित्रों और आप सभी को बताऊं कि सब्जियों की कीमतें जो है वह पिछले 1 हफ्ते में दोगुना बढ़ चुकी हैं। और यूँ तो हर साल बरसात में हरी सब्जी महंगी होती है, लेकिन आलू, टमाटर और प्याज की कीमत इस बार बढ़ने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। लॉकडाउन और बारिश के चलते देश भर में जो है वो सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत देश के सब्जी मंडियों में जो है इस समय सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है मेरे मित्रों। आप सभी को बताऊंगा कि देश की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आज़ादपुर मंडी दिल्ली में प्याज की कीमत जो है थोक भाव में 40 से 45 रुपये पहुंच गई है। यह वहीं जो है सप्ताह भर पहले 15 से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये प्याज मिल रही थी और 2 सप्ताह तक सिर्फ टमाटर और बाकी हरी सब्जियों के रेट में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। लेकिन इस समय जो है प्याज के भाव बढ़ रहे हैं और दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में रिटेल में इस समय जो है प्याज जो है 60 से 80 रुपये किलो के भाव पर बिक रहा है मेरे मित्रों। और आपको ये भी बताता चलूँ कि प्याज की कीमतों में तेजी के पीछे फसल का खराब होना बताया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से जो है इस समय खरीफ के प्याज की उपज जो है वो बाजार में आती है, लेकिन इन सभी राज्यों में भारी बारिश के चलते 50% फसल खराब हो गई। साथ ही भारी बारिश ने महाराष्ट्र में प्याज के पुराने स्टॉक की क्वालिटी पर भी असर डाला है। इसके जो है इनकी कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है।
मेरे मित्रों, आप सभी को यह भी बताता चलूं कि रबी और खरीफ दोनों में प्याज को बोया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में ये फसल मई और नवंबर तक तैयार हो जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल में ये फसल इसके आगे पीछे तैयार होती है। और हर साल जो है मेरे मित्रों, आपको बताऊं कि हर साल प्याज की कीमतें बढ़ने से रोकने के उपाय किए जाते हैं। प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है, प्याज के स्टॉक पर रोक लग जाती है और सरकारी एजेंसी सस्ते दामों पर प्याज की बिक्री शुरू कर देती है। बावजूद इसके जो है प्याज आम जनता को रुला रहा है मेरे मित्रों इन दिनों। हालांकि बढ़ते दाम को देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। अब कीमतों में नरमी की उम्मीद है मेरे मित्रों। और आप सभी को यह भी बताता चलूं कि प्रतिबंध अच्छा फैसला है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो निर्यात पे प्रतिबंध लगा है, एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा है प्याज का, तो उसे अच्छा फैसला बता रहे हैं जो भी सब्जी विक्रेता है या फिर जो स्टॉकिस्ट है, वो जो काम करते हैं सब्जी के क्षेत्र में। तो मेरे मित्रों, उनका कहना है कि प्रतिबंध अच्छा फैसला है, इससे प्याज के दाम में वृद्धि पर विराम लगेगा और दक्षिण भारत में प्याज की फसल खराब होने से आपूर्ति में कमी का संकट बना हुआ है। इसलिए सरकार को निर्यात पर प्रतिबंध के साथ साथ आयात करने पर भी विचार करना चाहिए, ऐसी बातें कही जा रही हैं। मेरे मित्रों, टमाटर की भी बात करूं आप सभी को, तो टमाटर के बारे में बताऊंगा कि टमाटर के रेट की बात की जाए तो दिल्ली के आज़ादपुर मंडी से लेकर गाजीपुर मंडी में इस समय टमाटर 80 रुपये के पार पहुंच गया है और मुंबई की सब्जी मंडियों में टमाटर 80 से 100 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गया है मेरे मित्रों। वहीं कोलकाता में टमाटर का भाव 100 रुपये के पार हो गया है। इतना ही नहीं, इन शहरों में सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं और इसी तरह इस समय आलू जो है थोक में 26 रुपये किलो तो रिटेल में 35 से 40 रुपये किलो मिल रहा है। पिछले सप्ताह आलू का थोक भाव 15 रुपये प्रति किलो था मेरे मित्रों। और आप सभी को बताऊं कि 10 दिन पहले टमाटर 50 से 60 रुपये किलो था, लेकिन आज जो है यह 80 रुपये हो गया है। अगर 10 दिनों में इतने रेट बढ़ेंगे तो आम आदमी सब्जी कैसे खाएगा। उन्होंने बताया जा रहा है मेरे मित्रों, जो व्यापारी हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि सब्जियों के दाम बेतहाशा तरीके से बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग सब्जी कम खरीद रहे हैं। मित्रों, आप सभी को बता दूं कि गाजीपुर मंडी में सब्जियों के डिमांड में भारी कमी देखी गई है। और इसी के साथ मेरे मित्रों और बढ़ूंगा आगे और आप सभी को बताऊंगा कि कोलकाता, दिल्ली और मुंबई की मंडियों की बात की जाए तो यहाँ पिछले एक सप्ताह में हरी सब्जियों के दाम डबल हो गए हैं। पिछले माह बीन्स जो है 27 रुपये के भाव पर खरीदा गया, लेकिन इस माह जो है बीन्स की कीमत 40 रुपये के आसपास पहुँच गई है। वहीं मंडी में बैंगन जो है इस समय 16 रुपये तो पिछले सप्ताह 8 रुपये किलो के भाव से बिक रहा था। हालांकि रिटेल में बैंगन की कीमत 25 से 30 रुपये के आसपास है। आज मंडी में अगर बात करूं मेरे मित्रों तो शिमला मिर्च 36 रुपये किलो के दाम पर बेची गई है। लौकी जो है थोक में 10 रुपये किलो तो रिटेल में 20 रुपये 25 रुपये किलो मिल रही है। और पिछले माह मेरे मित्रों लौकी जो है 5 से 7 रुपये किलो बिक रही थी। तो ये मेरे मित्रों बड़ी खबर है, आम जनता से जुड़ी हुई खबर है। फिर बावजूद इसके लोग बोलते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, दालों के रेट नहीं बढ़े हैं, तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, सब चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं मेरे मित्रों। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप जो है किसी और चीज़ में खोए हुए हैं अभी। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर जो है मेरे मित्रों विदेश की, हमारे भारत के साथ साथ जो है वो भारत चीन विवाद से जुड़ी हुई है मेरे मित्रों खबर जो है वो। और खबर यह है कि भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख में तनाव जो है हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस तनावपूर्ण हालात में भी दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है। इस बीच LAC पर फायरिंग को लेकर नया खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताऊं मेरे मित्रों तो रूस के मॉस्को में 10 सितंबर को विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष जो है वांग ई की मुलाकात से पहले पेंगोंग से झील के उत्तरी किनारे के नज़दीक दोनों सेनाओं में गोलीबारी हुई थी। एक अफसर के मुताबिक जिस जगह फिंगर 3 और फिंगर 4 का तल मिलता है वहां दोनों पक्षों में 100-200 राउंड फायर किए गए। मेरे मित्रों एक जो अंग्रेजी अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। उसकी इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैं खबर आपको बता रहा हूं मेरे मित्रों। और रिपोर्ट में कहा गया है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि फायरिंग की घटना उस दौरान हुई जब दोनों देशों की सेनाएं फिंगर इलाके में पकड़ मजबूत करने के लिए गश्त कर रही थी। और अब तक इस घटना के बारे में न तो चीन और न ही भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। इससे पहले चुशुल सेक्टर में हुई फायरिंग की घटना पर दोनों देशों में तनातनी हुई थी। अधिकारी का कहना है मेरे मित्रों की ताज़ा फायरिंग चुशुल में हुई फायरिंग से भी ज़्यादा भीषण थी। और रिपोर्ट के मुताबिक मेरे मित्रों अधिकारी ने बताया कि भारत और चीनी सेना के बीच LAC पर एक महीने में 3 बार फायरिंग की
घटना हो चुकी है और अब तक सिर्फ चुशूल सेक्टर में हुई फायरिंग को लेकर ही दोनों देशों की ओर से आधिकारिक बयान आए हैं। अगस्त में मुखपरी में भी फायरिंग की घटना हुई थी, लेकिन उस बारे में कोई बयान नहीं आया है अभी तक। और अब पंगोंग में उत्तरी किनारे पर जो है वो 100-200 राउंड फायर हुए हैं, मगर अब तक दोनों देशों में से किसी ने भी कोई बयान जारी नहीं किया है मेरे मित्रों उस घटना के बारे में। और आप सभी को बताऊं कि रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है, उस अधिकारी ने बताया है, उस अधिकारी ने यह भी बताया है कि पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फायरिंग कैसे शुरू हुई थी। सितंबर की शुरुआत में भारतीय सेना पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर अपनी पोजीशन बदल रही थी और चीनी सेना उसी जगह पर महज 500 मीटर की दूरी पर है। इसी दौरान दोनों के बीच फायरिंग हुई। और मेरे मित्रों अगली खबर जो है उसके बारे में भी चलूंगा, वो विदेश से जुड़ी हुई खबर है, जापान से जुड़ी हुई खबर है। आज की 11वीं खबर है मेरे मित्रों, और खबर यह है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और नए पीएम जो है वहाँ के अब सुगा होंगे। मेरे मित्रों विस्तार में जाऊंगा खबरों के और आप सभी को बताऊंगा कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे और उनके कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। बुधवार के बाद संसदीय मंजूरी मिलने के बाद उनकी जगह नए प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। जापान में लंबे समय तक पद संभालने वाले प्रधानमंत्री एबे ने अपने स्वास्थ्य कारणों से पिछले माह अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिदे सुगा जो है वो, एक बार फिर बताऊं मेरे मित्रों नाम के, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिदे सुगा जो है वो लंबे समय से एबे के दाहिने हाथ रहे। उन्हें सोमवार को गवर्निंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया प्रमुख भी चुना गया है। और नए प्रधानमंत्री की तरह की राह में जो है सुगा स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे पिता इनके। मेरे मित्रों मैं बताऊं आप सभी को कि अकिता के उत्तरी इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान के पुत्र सुगा ने खुद को राजनीति में अपने लिए राह बनाई। उन्होंने ग्रामीण समुदाय और सामान्य लोगों के हित में काम करने को लेकर जो है प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे शिंजो एबे की अधूरी नीतियों को आगे ले जाएंगे और उनकी शीर्ष प्राथमिकता जो है वो कोरोना वायरस के जंग होगी। साथ ही महामारी के कारण जर्जर हुई अर्थव्यवस्था को फिर से अपनी जगह पर लाएंगे। उनसे उम्मीदें हैं कि वे एबे की नीतियों को आगे ले जाएंगे। सुगा एबे के विश्वस्त समर्थक रहे हैं और एबे का कार्यकाल उनकी अस्वस्थता के कारण बाधित रहा है और सुगा की मदद से 2012 में वे दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं तो सुगा ने एबे की डिप्लोमेसी और आर्थिक नीतियों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि नए कैबिनेट में उन्हें कठिन परिश्रम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। आज जो है मेरे मित्रों, आज बुधवार को आज जो है नए कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा और मीडिया सूत्रों के अनुसार मैं आप सभी को बताऊं मेरे मित्रों तो वित्त मंत्री तारो आसो, विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और ओलंपिक मंत्री जो है साइको हाशिमाटो अपने पद पर बने रहेंगे। सुगा ने दूसरे देशों का दौरा काफ़ी कम किया और उनकी राजनयिक कुशलता के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि उनसे इस बात की काफ़ी उम्मीदें हैं कि वे एबे की प्राथमिकताओं को आगे ले जाएंगे और नए प्रधानमंत्री को चीन को जो है वो नए प्रधानमंत्री को चीन के साथ संबंधों बेहद अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे मित्रों मैं ये बता रहा हूँ कि नए जो प्रधानमंत्री सुगा होंगे जापान के, उनको जो है चीन के साथ संबंधों समेत अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे मित्रों जो अगली खबर है मेरे मित्रों आज की और मेरे ख्याल से ये आखिरी खबर है, वो जो है बॉलीवुड एक्टर जो है संजय दत्त, उनसे जुड़ी हुई है मेरे मित्रों ये खबर। और खबर जो है मेरे मित्रों और संजय दत्त और इस बीमारी का मेरे मित्रों के संजय दत्त जो है अचानक मुंबई छोड़कर विदेश चले गए हैं। उनकी पत्नी मान्यता दत्त जो है वो भी उनके साथ ही है। संजय दत्त के मुंबई अचानक छोड़ देने पर जो है फैंस अब एक्टर की चिंता कर रहे हैं। संजय दत्त और मान्यता दोनों चार्टर्ड फ्लाइट से जो है वो बाहर गए हैं मेरे मित्रों, विदेश गए हैं। कहाँ गए हैं? इलाज कराने गए हैं या इलाज कराने ही गए होंगे, तो अभी उसकी जानकारी नहीं मिली है कि वो कहाँ गए हैं, किस अस्पताल में इलाज कराएंगे। और मेरे मित्रों आप सभी को ये भी बताता चलूँ कि संजय दत्त जो है वो अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ 15 सितंबर को शाम 4 बजे मुंबई से दुबई के लिए रवाना हुए। हाँ खबर आ गई मेरे मित्रों, खबर यह है कि संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ 15 सितंबर को शाम 4 बजे मुंबई से दुबई के लिए रवाना हुए। और खबरों के मुताबिक एक्टर अपने बच्चे शहरान और इकरा के साथ को काफ़ी मिस करते थे
मिस कर रहे थे और उन्हीं से मिलने के लिए वह दुबई रवाना हुए। और रिपोर्ट के अनुसार मेरे मित्रों आपको बताऊं तो करीब 7 से 10 दिन तक दुबई में रहने के बाद संजय और मान्यता दत्त वापस मुंबई आ जाएंगे। और शहरान और इकरा इस वक्त दुबई में है और अपनी क्लासेस ले रहे हैं मेरे मित्रों। मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि संजय दत्त को फेफड़े के कैंसर से लड़ाई लड़ते 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है और कई बार उन्हें अस्पताल जाते स्पॉट भी किया गया। संजय दत्त लंग कैंसर से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बीमारी को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। वह इलाज के साथ साथ अपनी नई फिल्म शमशेरा की शूटिंग पर भी फोकस कर रहे हैं। और आपको ये भी बताता चलो मेरे मित्रों कि मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इन दिनों संजय दत्त का इलाज चल रहा है और एक्टर लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में भी हैं। और संजय दत्त की आने वाली फिल्मों की बात करें मेरे मित्रों तो एक्टर जल्दी सुपर हिट फिल्म जो है वो KGF चैप्टर 2 और रणबीर कपूर के साथ जो है वो शमशेरा और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में भी नजर आएंगे। ये 2-3 फिल्में जो है अभी संजय दत्त कर रहे हैं मेरे मित्रों, जिसका मैंने नाम लिया। पहला है KGF चैप्टर 2 और रणबीर कपूर के साथ उनकी दूसरी फिल्म जो है वो शमशेरा, तीसरी फिल्म जो है वो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से बन रही है। तो इसमें संजय दत्त जल्द ही हम सभी को नजर आएंगे। मेरे मित्रों ये आपकी अभी की आज की जो है 10 बजे की ताज़ा तरीन खबरें थी जिससे मैंने आप सभी को रूबरू कराया। मेरे मित्रों टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे में जो है आज 13 से 14 खबरें थी जो आप सभी को जानना जरूरी था। और मेरे मित्रों मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 3 बजे आप सभी के साथ जुड़ूँ और ताज़ा तरीन खबरें तक उस समय तक की जो होंगी उससे मैं आप सभी को रूबरू कराऊँ। इसके बाद मेरे मित्रों ठीक 12 बजे जो है मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा और आप सभी के साथ जुड़ूंगा मेरे मित्रों। तो मैं एक बार फिर से आज जो है वो पितृपक्ष की बात करूंगा। पितृपक्ष के दौरान कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या उनके निमित्त आप कैसे पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे। अगर अभी तक आपने अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं किया है, पितरियों को का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है, तो अभी 2 दिन का वक्त है मेरे मित्रों। आज का वक्त है और कल तो आपको मालूम ही कि कल जो है सर्वपितृ अमावस्या है। आप कल जो है जितने भूले बिसरे जितने भी आपके पूर्वज हैं मेरे मित्रों, या अभी तक आप किसी कारणवश अपने पितरों का अपने पूर्वजों का तर्पण पिंडदान नहीं कर सके हैं, श्राद्ध नहीं कर सके हैं, तो कल वो दिन है मेरे मित्रों जो कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन है, जिस दिन आप अपने सभी पूर्वजों को याद कर सकते हैं, उनके निमित्त पिंडदान कर सकते हैं, उनके निमित्त जो है वो श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों मैं 12 बजे आप सभी के साथ जुड़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि पितृ पक्ष के दौरान किस प्रकार से अपने पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनके निमित्त क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। मेरे मित्रों अभी आप हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम को आपने देखा, मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगा। नमस्कार, प्रणाम, गुड बाय।